नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शुआ क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको नीमरा सुंदर जी ने लिखा है। आज हम लोग उसका 176वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनिमल प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे और मिल्क कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि मिल्क में कौन कौन सी चीजें होती हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन करना। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर में हो और इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आप क्या कर रहे होंगे, आप ये आठों सब्जेक्ट जो है ये आप पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हो कि आठों सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, तो आपको क्या करना है कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपको 500 रुपए का पेमेंट करना है। 500 रुपए का जब आप हमें पेमेंट कर दोगे तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजना है। कैसे भेजोगे? टेलीग्राम पर जाना और टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना @विजय कुमार गिरी 945। जैसे लिखा है बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से लिख के जब आप सर्च करोगे तो वहां पर आपको एक कॉन्टेक्ट मिलेगा। वहां पर आपको अपना स्क्रीनशॉट भेज देना है जो आपने पेमेंट किया है, और अपना मोबाइल नंबर भी सेंड कर देना है। मात्र ये दो चीजें हमें देने के बाद आपको जो पूरा कोर्स है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहला स्लाइड क्या बोल रहा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पास्चुरेशन। पास्चुरेशन होता क्या है? इट इज डन टू किल ऑल द पैथोजेनिक एंड मोस्ट ऑफ द नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, एग्जाम्पल क्लोस्ट्रोडियम बोटुलिनियम। ध्यान से समझना, जब हम भैंस या गाय के थन से दूध निकालते हैं, तो जब हम दूध निकाल रहे होते हैं तो जब तक दूध बाल्टी में पड़ा हुआ होता है, इसके बाद फिर हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं। जब तक वो कंपनी में नहीं जाता है ब्रांडिंग के लिए, जहां पैकेजिंग होती है, जब तक वो पैकेजिंग के लिए नहीं जा रहा है तब तक वो बिल्कुल सील्ड पैक नहीं रहता है। तो उसमें बहुत ढेर सारे बैक्टीरियाज हो जाते हैं जो दूध को खराब करने लगते हैं, जिसकी वजह से दूध फट जाता है। तो इसी को रोकने के लिए पाश्चराइजेशन किया जाता है। ये कई तरीके से किया जाता है। पाश्चराइजेशन का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि दूध को गर्म कर दो, और जब दूध गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, ये सभी बैक्टीरिया मर जाएंगे। चाहे हार्मफुल बैक्टीरिया हो और चाहे अच्छा बैक्टीरिया हो, सभी तरीके के बैक्टीरिया मर जाएंगे। तो जब बैक्टीरिया मर जाएगा तो दूध जिस स्थिति में थन से निकला था, गाय से हमने या भैंस से जो निकाला था, उसी स्थिति में हमको दूध मिलेगा। दूध के अंदर कोई भी तरीके का चेंजेस नहीं हुआ जब हम पास्चराइजेशन कर लेते हैं। अब हम बात करें इसके मेथड की, तो तीन मेथड यूज करे जाते हैं। एक तो होता है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड, एक होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, और दूसरा होता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। तो ये तीन मेथड यूज करे जाते हैं पॉस्चराइजेशन में। इसमें ध्यान से समझना, जो लॉन्ग टर्म लो टेम्परेचर लॉन्ग टर्म जो मेथड है, एक्सपोजिंग ऑफ मिल्क एट 60 to 63 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट, यानी कि 61 से लेके 63 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक इसको लगभग कितने मिनट तक, लगभग 30 मिनट तक इसको गर्म किया जाता है। इसको क्या कहते हैं? लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, LTLT मेथड। ज्यादा देर तक थोड़े टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, 61 से 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म करते हैं। अब दूसरा जो मेथड है वो है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। इसमें दूध को 71 से 76 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो गर्म किया जाता है, और केवल 15 सेकेंड तक गर्म किया जाता है। 15 सेकेंड तक इसको गर्म करेंगे और उसके तुरंत बाद इसको तुरंत ठंडा कर लेंगे। दूसरा है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। ये बहुत अच्छा मेथड होता है। इससे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो मर जाते हैं और हमारा दूध लगभग लगभग 90 दिनों तक के लिए सुरक्षित हो जाता है। जो एक दूध आता है जिसमें हाई टेम्परेचर से इसको, एक पैकेजिंग वाला दूध आता है जो कि 90 दिनों तक चलता है। अगर इसको खोला नहीं गया, सील पैक है, तो ये लगभग 90 दिन तक चल जाता है। इसको रेफ्रिजरेटर में रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको ऐसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखे रहो, दूध में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। वहीं जो ये हाई टेम्परेचर शॉर्ट टर्म वाला मेथड होता है, इस मेथड का यूज करते हैं। तो हम जब दूध को लेके आते हैं, जैसे समझना, जो 30 रुपए और 33 रुपए वाला जो पैकेट आता है दूध का, टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क, जो आप खरीद के लेके आते हो, तो आप देखते होंगे कि उसको जो निकाल के देता है दुकान वाला, तो दुकान वाला कहाँ से निकाल के देता है? वो फ्रिज में रखे रहता है, तो फ्रिज से निकाल के देता है। तो वो दूध किससे पॉस्चराइज होता है? वो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम से पॉस्चराइज होता है, ये वाले मेथड से।
और एक दूध ऐसा आता है जिसको ऐसे दुकान वाला अपने दुकान में रखे रहता है, उसको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना पड़ता है, और ये लगभग 90 दिनों तक सेफ रहता है। तो ये दूध कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है? वो 148 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 से 2 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, या फिर 39 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 0.5 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। और इसके तुरंत बाद इसको कूलिंग कर लिया जाता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर उससे नीचे। ध्यान से समझना, इसको 1 या 5 सेकंड के लिए 148 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे दिएगा। ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। अब जब दूध को एकाएक इतना ज्यादा टेम्परेचर पे पहुंचा दिया जाएगा और तुरंत उसको फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आया जाएगा, तुरंत पैक कर दिया जाएगा। तो पहले एकाएक बढ़ गया, 148 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गया, और जैसे इतने टेम्परेचर पे पहुंचा, उतने में तुरंत ही जितने उसके अंदर के बैक्टीरिया थे सब मर गए, और उसको तुरंत ठंडा करके पैक कर दिया गया। क्योंकि जैसे ही ठंडा होगा, जैसे 148 है, अब 148 से अगर वो धीरे धीरे ठंडा होगा और पैक करने में हमने देर कर दिया, तो क्या होगा, दूध जो है उसमें फिर से बैक्टीरिया आ जाएंगे। और 148 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम दूध को पैक करने लगेंगे, तो जिसमें पैक करेंगे वो खराब हो जाएगा। यानी कि जैसे पॉलिथीन में पैक करते हैं प्लास्टिक की पन्नी पन्नी में, तो वो पन्नी गल जाएगी, पिघल जाएगी, या उस पॉलिथीन के जो प्लास्टिक के पार्टिकल्स हैं वो दूध के अंदर मिक्सचर हो जाते हैं। इस वजह से इसको 148 या 149 डिग्री सेंटीग्रेड पर थोड़े टाइम के लिए गर्म करते हैं, और तुरंत ही उसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम पे ले आते हैं, और उसको तुरंत ही पैक कर दिया जाता है। और पैक करके फिर वो रूम टेम्परेचर पे पड़ा रहेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये अल्ट्रा हाई टेम्परेचर वाला मेथड होता है जिससे पॉस्चराइजेशन किया जाता है। अब हम बात करेंगे लाइव स्टॉक क्लासिफिकेशन एंड टर्मिनोलॉजी। ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, और इससे रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपकी जो स्लाइड है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तो इस वजह से इन चीजों को बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है। इसमें आपको क्या पढ़ाऊंगा मैं? काऊ है, बफेलो है, सीप है, गोट है, पिग है, और हॉर्स है। ये हमारे पास कुल मिला के 6 जानवर है। अब इनके अलग अलग यहाँ पर वो दिए गए हैं, क्या दिया गया है, अलग अलग इनके डिटेल्स दिए गए हैं, उनको क्या क्या कहते हैं ये दिया गया है। जैसे काऊ की जो स्पेसीज है वो बोवाइन है, बफेलो की स्पेसीज भी बोवाइन है, सीप की जो स्पेसीज है वो ओवाइन है, गोट की स्पेसीज पेपराइन है, पिग की जो स्पेसीज है वो स्वाइन या फिर सुस है, हॉर्स की जो स्पेसीज होती है वो इक्विपाइन में आती है। ठीक, अब ध्यान से समझना, जब काऊ जो होती है, गाय जब होती है, जब वो किस में रहती है, ग्रुप में रहती है। ग्रुप में मतलब 30 40 20 ऐसे जब रहेंगी, तो उसको हम क्या कहते हैं कि हाँ ये जो गाय है ये ग्रुप में है। अब जब कोई चीज ग्रुप में होती है, तब उसको कैसे समझेंगे? अगर गाय का ग्रुप है तो उसको हर्ड बोलेंगे, भैंस का ग्रुप है तो भी हर्ड बोलेंगे, अगर भेड़ का ग्रुप है तो फ्लॉक बोलेंगे, गोट का ग्रुप है तो फ्लॉक या बैंड बोलेंगे, अगर पिग का ग्रुप है तो ड्रोव या फिर हर्ड या फिर स्टॉक बोलेंगे, और हॉर्स का ग्रुप है तो उसको पैक बोलेंगे। ये चीजें होती हैं। इसके बाद जो एडल्ट मेल होता है, एडल्ट मेल यानी कि जो वयस्क मेल होता है, जो वयस्क नर होता है उसको क्या बोलते हैं? गाय का जो नर होता है वयस्क, उसको बुल बोलते हैं। बफेलो का जो नर होता है उसको बुल बफेलो बोलते हैं। सीप का क्या होता है? रैम या फिर टप। गोट का क्या होता है? गोट का होता है बक। पिग का होता है बोर। और हॉर्स का होता है स्टॉलिन। इसके बाद अगर हम बात करें, जो एडल्ट फीमेल होती है यानी कि जो वयस्क मादा होती है उसको क्या कहते हैं? तो इसमें काऊ कहते हैं, गाय को काऊ कहते हैं, बफेलो को बफेलो कहते हैं, भेड़ को ईव कहते हैं, और बकरी को डोय कहते हैं, सुअर को सो कहते हैं, और हॉर्स को मेयर कहते हैं। मेयर मतलब घोड़ी होता है। ठीक, तो ये चीज आप याद कर लेना। यंग जो मेल होता है, बिल्कुल यंग मेल, ठीक, ये तो एडल्ट है, यानी कि अब ये बच्चा पैदा करने के लिए तैयार है, ये यंग है। यंग मतलब अभी वयस्क हुआ है, ओ सॉरी, यंग का मतलब अभी क्या कहते हैं, अभी थोड़ा जवान हुआ है, युवा अवस्था में है, तो उसको क्या बोलते हैं? बुल काफ। काऊ का होता है बुल काफ, बफेलो को होता है बुल काफ, सीप का होता है रैम लैम्ब या फिर टप लैम्ब। ठीक, ये जो रैम एंड टप बोलते हैं, इसी को जब ये छोटा होता है तो इसको रम लैम्ब या फिर टैप लैम्ब बोलते हैं। बक का बकलिंग होता है, जो बक होता है ये जब छोटा होता है तो बकलिंग कहलाता है। बोर जो है ये छोटा रहता है तो बोरलिंग कहलाता है।
और इसके साथ साथ जब ये स्टेलिन जो होता है, ये जब छोटा रहता है, इसकी उम्र कम रहती है, तो इसको हम कॉल्ट बोलते हैं। यही कॉल्ट आगे बड़ा होके फिर स्टॉलिन बन जाता है। समझ में आई ये बात? आगे बढ़ते हैं, यंग फीमेल की बात करते हैं। ये काऊ जो है, ये पहले हाइफर काफ रहती है, जिसको हम बछिया बोलते हैं। ये जो होता है बफेलो, ये भी हाइफर काफ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाड़ा बोलते हैं या पड़िया बोलते हैं। ईव जो होता है, इसमें गिमर लैम या फिर ईव लैम बोलते हैं इसको। बकरियों में गोल्टिंग होता है, ठीक, गोट से गोल्टिंग निकली है। और इसमें गिल्ट होता है। हॉर्स में फिली होता है। अब जो न्यू बॉर्न होता है, जो नया नया तुरंत ही जो पैदा हुआ होता है, गाय गाय में काफ होता है, भैंस में बफेलो काफ होता है, सीप में लैम्ब होता है, गोट में किड होता है, पिग में पिगलेट होता है, हॉर्स में फॉल होता है। जो कैस्ट्रेटेड मेल होता है, कैस्ट्रेटेड मेल का मतलब समझ रहे हो? कैस्ट्रेटेड मेल का मतलब होता है ऐसा मेल जो कि बधिया कर दिया गया है, जिसका कैस्ट्रेशन मैंने आपको कल पढ़ाया था। उसमें टेस्टिकल्स को निकाल देते हैं, जो बच्चा पैदा करने में असमर्थ हो जाता है। तो गाय में क्या कहते हैं, उसको बुलक बोलते हैं, स्टीयर बोलते हैं और ऑक्स भी बोलते हैं। बोले तो इनको बैल कहा जाता है। बफेलो में भी क्या होता है, बुलक और स्टीयर होता है। सीप में वेदर या वेडर होता है। गोट में वेदर होता है। पिग में हॉग या फिर बो होता है या स्टैग होता है। हॉर्स में गिल्डिंग या फिर गेल्ड होता है। इसके साथ साथ कैस्ट्रेटेड फीमेल का मतलब जो बांझ होती है, ठीक, जो बांझ होती है मतलब जो बच्चा नहीं पैदा कर सकती, ऐसी गाय या ऐसे गाय भैंस भेड़ बकरी जो बच्चा नहीं पैदा कर सकती, उनको क्या बोलते हैं, उनको सब में स्पेड बोलते हैं। सबका स्पेड होता है, ये जरूर ध्यान रखना। सबका क्या होता है, स्पेड होता है। फीमेल विथ यंग, अगर गाय पैदा करी है, गाय ने बच्चा दिया है, तो गाय और बच्चा अगर दोनों एक साथ होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? गाय और बच्चा अगर एक साथ हमको दिख रहा है तो क्या बोलेंगे? काफ एट फुट। बफेलो अगर उस अपने बच्चे के साथ है तो उसको काफ एट फुट बोलेंगे। सीप अगर अपने बच्चे के साथ है तो सकलिंग बोलेंगे। गोट को भी सकलिंग बोलते हैं, पिग को भी सकलिंग बोलते हैं, और हॉर्स को वोल्ट और फॉल एट फुट बोलते हैं। अब बात करेंगे क्रोमोसोम नंबर की, कि किसमें कितना क्रोमोसोम नंबर होता है। तो जो काऊ होता है, काऊ में 60 क्रोमोसोम होते हैं। बफेलो में दो तरीके की बफेलो होती है। एक तो एक के अंदर 48 क्रोमोसोम होते हैं, जिसको स्वैम्प बफेलो बोलते हैं। दूसरा होता है वाटर बफेलो, जिसके अंदर 50 क्रोमोसोम होते हैं। सीप के अंदर 54 क्रोमोसोम होते हैं, गोट के अंदर 60 होते हैं, पिग के अंदर 38 होते हैं, और हॉर्स के अंदर 64 क्रोमोसोम होते हैं। टेम्परेचर की अगर हम बात करें, नॉर्मल टेम्परेचर कैसा होता है, तो जो काऊ होती है उसका 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। जो बफेलो होता है उसका 38.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और सीप जो होता है, इसका 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और गोट जो होता है, इसका 39.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और पिग जो होता है, इसका भी 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद अगर हम बात करें पल्स रेट की, यानी कि जो नाड़ियां होती हैं वो किस तरीके से चलती हैं, रेट पर मिनट में लिखा है। यानी कि 50 से 60 बार इनकी नाड़ियां चलती हैं 1 मिनट में। गाय की, भैंस की 44 से 50 चलेगी, भेड़ की 70 से 90 चलती है, बकरी की 70 से 90 चलती है, और सुअर की 70 से 80 चलती है। रेस्पिरेशन की बात करें, मतलब एक एक मिनट में कितना सांस लेता है, तो जो गाय होती है वो 20 से 25 सांस लेती है। बफेलो 15 से 20 सांस लेती है। जो भेड़ होती है वो 12 से 30 सांस लेती है। जो बकरी होती है ये भी 12 से 30 सांस लेती है, और सुअर 10 से 16 सांस लेता है। इसके बाद पास्चुरेशन टर्म, यानी कि इनके बच्चे देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब गाय बच्चा देती है या भैंस बच्चा देती है तो इसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बच्चे देने की प्रक्रिया को। गाय में कैल्विंग होता है, बफेलो में कैल्विंग होता है, सीप में लैम्बिंग होता है, लैम्ब से लैम्बिंग आया है। इसमें किड से किडिंग आया है, ये देखो किड है तो किड से किडिंग आ गया। इसमें लैम्ब था, लैम्ब से लैम्बिंग आ गया। और इसमें फरोइंग होता है, और इसमें फॉलिंग होता है, ये फॉल से फॉलिंग आ गया। जब फॉल पैदा होता है तो उसको फॉलिंग कहते हैं, किड पैदा होता है तो किडिंग बोलते हैं, लैम्ब पैदा होता है तो लैम्बिंग होता है। और इस तरीके से इसमें इन दोनों में कैल्विंग होता है। तो एक तो ये फरोइंग थोड़ा सा अलग है, क्योंकि पिगलेट पैदा हो रहा है, फरोइंग कहा जा रहा है। और इसमें बफेलो काफ या काफ पैदा हो रहा है, लेकिन इसको कैल्विंग कहा जा रहा है।
तो इस तरीके से चीजें हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। आगे बात करते हैं मैटिंग टर्म। जब संसर्ग करते हैं, यानी कि जब मेल और फीमेल दोनों मिलते हैं बच्चा पैदा करने के लिए, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गाय और सांड जब मिलते हैं तो सर्विसिंग होती है। भैंस और भैंसा मिलते हैं तो सर्विसिंग होती है। इसी तरीके से सीप में टपिंग होता है, गोट में सर्विसिंग होता है, सर्विंग होता है। ध्यान से समझना, सर्विसिंग नहीं, सर्विंग। काऊ में सर्विंग होता है, बफेलो में भी सर्विंग होता है, सीप में टपिंग होता है, गोट में सर्विंग होता है, पिग में कपलिंग होता है, और हॉर्स में कवरिंग होता है। तो यहाँ पर ये जितना मैंने पढ़ाया है, इसको बहुत ही मेहनत से आप जरूर याद कर लेना। मैं तो कहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लगातार 5-6 दिन तक थोड़ा थोड़ा करके बार बार इसको देखा करो। दिन में 1-2 बार इसको रिवाइज किया करो, इससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और इसमें से मैं देख रहा हूँ कि पिछले 4 साल के अंदर अंदर ही एएफओ का जो एग्जाम है, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप ऐसे अंदाज लगा सकते हो कि हर साल एक क्वेश्चन तो इससे पूछा ही जाता है। तो इस वजह से ये चीजें याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आगे बात करते हैं वाइटल साइन ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल। जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल होते हैं, इनका वाइटल साइन क्या होता है? जैसे काऊ का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 38.5। बफेलो का 37.5। गोट का 39.1। भेड़ का 39। कैमल का जो ऊंट होता है 37.5 होता है। सुअर का 39.2 होता है, और मुर्गी का 41.7 होता है। ये इनका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात हो रही है। इसके साथ बॉडी टेम्परेचर को अगर फॉरेन हाइट में बात करें, यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड में बात हो रही थी और यहाँ पर बात हो रही है फॉरेन हाइट में। तो फॉरेन हाइट में काऊ का कितना होता है? 101.5 डिग्री फॉरेन हाइट। बफेलो में 100। गोट में 102.5 फॉरेन हाइट। सीप में 102.0 फॉरेन हाइट। जो कैमल होता है 99.5 डिग्री फॉरेन हाइट। फिग में 102.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और बकरी जो होती है, सॉरी भेड़ जो मुर्गी जो होती है 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये इनका टेम्परेचर होता है। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो 12 से 16 रेस्पिरेशन पर मिनट करती है काऊ, सांस लेती है। बफेलो 12 से 16, गोट 12 से 20, सीप 12 से 20, और जो मुर्गी होती है ये 15 से 30 बार सांस लेती है। पल्स रेट की बात करें, यानी कि जो धमनियां चलती हैं, सिराएं जो चलती हैं, धमनियों में जो होता है, जो हमारी पल्स रेट होती है, उसकी बात यहाँ पर हो रहा है। 45 से 50 होता है गाय में, 45 से 55 गाय में, 45 से 55 भैंस में, 70 से 80 गोट में, 70 से 80 सीप में, और 300 होता है इसमें मुर्गी में। तो ये चीज आप इसको भी याद कर लेना। केवल इसमें फैक्ट है, समझाने वाली कुछ ज्यादा चीज है नहीं। तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ, अच्छे से इसको रिवाइज करते रहना बार बार। बात करते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। रिप्रोडक्टिव साइकिल कैसे कैसे होती है? जैसे एक तो होता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी ध्यान से समझना, इसको कहते हैं गर्भावस्था। ये गर्भावस्था की बात हो रही है। इसके साथ साथ स्ट्रेस साइकिल, जिसको कहते हैं मासिक धर्म। और ये हीट पीरियड, यानी कि जब वो मेल से मिलने के लिए आतुर होती है। गेस्टेशन पीरियड, मतलब कितने दिन की इनकी, ओ सॉरी, ये प्यूबर्टी गलत हो गया। प्यूबर्टी को क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी को बोलते हैं कि कब वो गर्भ धारण करने की आयु होती है। ये क्या? गर्भ धारण की आयु। इसको क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड को गर्भावस्था बोलते हैं, इसको गर्भावस्था। अब ध्यान से समझना, जो कैटल होता है, कैटल का मतलब यहाँ पर सीधे सीधे बोला जा रहा है काऊ। काऊ जो होती है, ये लगभग जब आपका 24 से लेकर 30 मंथ, यानी कि 2 से लगभग 2.5 साल की जब ये हो जाती है, तो ये बच्चा गर्भावस्था धारण करने के लायक हो जाती है। मतलब इतनी बड़ी हो जाती है ये कि ये कंसीव कर पाए, यानी कि इसके अंदर जो बच्चा है वो गर्भ धारण कर पाए। ठीक। बफेलो का जो है वो 28 से 30 मंथ होता है, पैदा होने के 28 से 30 मंथ बाद। बकरी 8 से 10 महीने में। जो सीप होती है वो 9 से 14 महीने में। जो सुअर होती है वो 8 से 10 महीने में। जो कैमल होता है वो 36 से लेके 48 महीने। बोले तो 3 से 4 साल बाद ये गर्भ धारण करता है। अब ध्यान से समझना, इसका स्ट्रेस साइकिल कितना होता है? 21 दिन का होता है। 21 दिन मतलब एक बार अगर इसको स्ट्रेस साइकिल का मतलब जैसे महिलाओं में होता है
एमसी आता है, जिसको मास्टर क्या बोलते हैं, एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, जैसे महिलाओं में होता है, वही बात हो रही है इसमें। तो कैटल का कैसा होता है, 21 दिन का होता है। बफेलो का भी 21 दिन का होता है। गोट का 20 दिन का होता है। जो सीप होता है 16.5 दिन का होता है। जो सुअर होता है उसका भी 21 दिन का होता है। और जो कैमल होता है वो 10 दिन का होता है। 10 दिन में इसकी ओस्ट्रस साइकिल कंप्लीट हो जाती है। हीट की बात करें तो ये कितनी देर तक हीट में रहती है। जैसे गाय या भैंस जब हीट में आती हैं तो ये चिल्लाती हैं, बार बार यूरिनेशन करती हैं, बार बार पेशाब करती हैं, और घूमती बहुत ज्यादा है, पूंछ बहुत हिलाती हैं। तो ये सभी सिम्टम होते हैं कि भैंस जो हमारी है, भैंस है या गाय जो है, ये मेल से मिलने को अब चाह रही है। मतलब ये क्या कर रही है, माइटिंग करना चाह रही है। तो जो कैटल होती है यानी कि काऊ, ये लगभग 18 घंटे तक हीट में रहती है। ये अगर इसने 7 बजे बोलना शुरू कर दिया है तो अगले दिन शाम को 7 बजे, और इसके बाद फिर इसमें फिर और जोड़ दो रात को 7 बजे। तो इतना देर मतलब सुबह 7 बजे, यानी कि सुबह 7 बजे अगर बोलना शुरू किया है तो शाम को 7 बजे तक बोलेगी अगले दिन। यानी कि 12 और 6 18 18 घंटे तक ये बोलती रहती है। ठीक, इसको आप देख लेना, जैसे भी होगा 18 घंटे कुल मिला के ये बात हुई जा रही है। एक बार अगर ये हीट में आती है तो लगभग 18 घंटे तक ये हीट में रहती है। 18 घंटे के अंदर इसको मेल से अगर मिला दिया जाएगा तो ये कंसीव कर जाएगी। भैंस जो होती है लगभग 24 घंटे तक हीट में रहती है। गोट जो होती है 2 से 3 दिन तक हीट में रहती है। और सीप जो है वो 3 से 4 दिन तक रहती है। और पिग जो है वो 1 से 5 दिन तक रहती है। और कैमल जो है वो 3 से 5 दिन तक हीट में रहती है। अब गेस्टेशन पीरियड की बात करें, गर्भावस्था, जो गाय होती है ये 282 दिन तक इसका गर्भकाल होता है। यानी कि जिस दिन इसने मैटिंग करी उस दिन से लेकर 282 दिन के आसपास होने के बाद बच्चा पैदा हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम भैंस में बात करें तो भैंस में कहीं कहीं पर लिखा होता है 310 दिन, और कहीं कहीं पर लिखा होता है 315 दिन या फिर 316 दिन। तो 310 से लेकर 316 दिन होता है। इसमें 280 से लेकर 286 दिन तक होता है। तो इस तरीके से 5-6 दिन आगे पीछे हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें लगभग 310 से 316 दिन, इसमें 280 से 285 दिन, 86 दिन के आसपास का होता है। जो बकरी होती है ये 150 दिन का होता है इसका गर्भकाल। जो सीप होती है उसका 148 दिन होता है। जो सुअर होता है 114 दिन का होता है। और जो कैमल होता है, ऊंट, इसका 391 दिन का गर्भकाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मिल्क कंपोजिशन परसेंटेज बाय वेट। जो मिल्क कंपोजिशन होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है। मिल्क में तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। ये जितनी सब चीजें लिखी हैं ये वजन के बेस पर परसेंटेज में है। ठीक, फैट, प्रोटीन और लैक्टोज। ठीक, लैक्टोज क्या होता है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। यहाँ पर सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट। अब इसको ध्यान से समझना। काऊ का जो मिल्क होता है उसमें 86.61% क्या होता है, पानी होता है। बफेलो में 82.76% पानी होता है। गोट में 87% पानी होता है। और जो सीप होती है इसमें 79.5% पानी होता है। फैट की अगर हम बात करें तो बफेलो में सबसे ज्यादा फैट होता है। और अगर हम सबसे कम फैट की बात करें तो सबसे कम फैट इसमें होता है भेड़ में, तो सॉरी बकरी में। काऊ में 4.25% फैट होता है। बफेलो में 7.38% होता है। गोट में 3.5%। सीप में 5.3%। और कैमल में 4.9%। और वुमेन में जो माँ का दूध होता है उसमें 4.5% फैट पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, प्रोटीन सबसे ज्यादा मिलता है अपना भेड़ के दूध में, सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। 3.58% काऊ में पाया जाता है। बुफेलो में 3.8% पाया जाता है। गोट में 3.1%। शेप में 5.5%। कैमल में 3.7% और ह्यूमन में 1.1% होता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें जिसको हम लैक्टोज यहाँ पर बोल रहे हैं, इसमें लगभग 5% पाया जाता है। इसमें भी लगभग 5% के आसपास है। इसमें 4.5% के आसपास है बकरी में। भेड़ में भी 4.5% के आसपास है। 5% के आसपास कैमल में भी है। और ह्यूमन में लगभग 7% के आसपास पाया जाता है। तो इस तरीके से आप इन चीजों को एक बार स्क्रीन शॉट ले लो, बार बार देखोगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं फर्मेंटेशन माइक्रोब्स इन मिल्क प्रोडक्ट। जो मिल्क प्रोडक्ट होता है
इसमें हर चीज को फर्मेंट करने के लिए अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट करता है कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटीन को कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्मेंट करता है, फैट को कोई दूसरा करता है, और कंजर्वेशन ऑफ मिल्क टू कर्ड यानी कि दूध से जो दही बनता है उसको कोई दूसरा भी करता है। तो हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग करता है। जैसे जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का जो फर्मेंटेशन होता है दूध में, ये कौन करता है? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जो होता है ये किसको करता है? ये कार्बोहाइड्रेट को बोले तो जो अपना क्या होता है, जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज से लैक्टिस बना है, तो जो लैक्टोज होता है इसका फर्मेंटेशन करता है। जो प्रोटीन होता है वो बैसिलस सबस्टिल्स, जो सबस्टिल्स होता है बैसिलस सबस्टिल्स, ये प्रोटीन का फर्मेंटेशन करता है। जो फैट होता है इसको सूडोमोनास फ्रेगी, सूडोमोनास फ्रेगी जो होता है ये फैट का फर्मेंटेशन करता है। और मिल्क से जो दही बनता है यानी कि दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है, लैक्टोबैसिलस होता है एक बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लैक्टोबैसिलस थर्मोफिलस। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस थर्मोफिलस ये क्या करता है? दूध से दही बना देता है। ये दही जमा लो, दही जमा लो, ठीक, तो वो दही जमा लेता है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमें फाइनेंशियली जरूर सपोर्ट करिए। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 10, 20, 50, 100, 200, 1 लाख, 2 लाख जितना भी आप सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट जरूर करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।